गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन को और डिटेल से डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें हम हर एक सेक्शन को हर बार डिस्कशन कर रहे हैं हर एक नई वीडियो में, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सेक्रेटरीट क्लर्क और टीजीटी कमीशन आने वाला है, यानी कि नोटिफिकेशन हुई है अभी। हमीरपुर बोर्ड नोटिफिकेशन भी निकाल सकता है सितंबर के एंड तक। तो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री इज नेम्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसी कंट्री को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया को कहा जाता है, जो कि वियना की राजधानी है, उसको कहा जाता है स्मारकों का नगरी। ठीक है, स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, वियना को। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इससे इतना ही याद रखना है कि बेल्जियम को कहा जाता है स्विट्जरलैंड, और हंगरी को अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हंगरी से। ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों से जो हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट। ब्राइटेस्ट प्लानट कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लानट है हमारे पास वीनस, यानी कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? वीनस को। और इससे सबसे गर्म ग्रह भी यही है शुक्र। और प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी में 2009 में हटा दिया गया था। ठीक है, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और यह सूरज के सबसे पास ग्रह है। ठीक है, लेकिन गर्म सबसे कौन सा है? वीनस, शुक्र। और जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है जिसे बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? उसे कहते हैं नेपच्यून। और सेकंड पर है यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। और ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिफ्ट वैली इज। रिफ्ट वैली क्या है? ये है हमारे पास भूमि जिसका मुख्य लंबा तथा संकीर्ण होता है, यानी कि सब्सिडी लैंड लिविंग अ लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग। ठीक है, हमारे पास ये होता है भूमि जिसका मुंह लंबा और संकीर्ण होता है, यानी कि सब्सिडाइज्ड लैंड लिविंग अ लॉन्ग नैरो ओपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब इससे डिस्कशन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे पास रिफ्ट वैली है वो कौन सी नदियां फॉर्म करती है? रिफ्ट वैली हमारे पास एक तो नर्मदा करती है। ठीक है, जो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, नर्मदा ने, और एक ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती क्या करती है? हमारे पास रिफ्ट वैली को फॉर्म करती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा इज। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक तरह का ट्राइंगुलर शेप लैंड बिटवीन इट्स डिस्टर्बेंस। ठीक है, वितरित क्षेत्र नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि है ये। और एक डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल के एरिया में और बांग्लादेश के कुछ एरिया में। वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहाड़ की मिट्टी बहाकर नदियों के किनारे जहाँ पर वहाँ पर इकट्ठा होने जाना एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, जैसे गंगा डेल्टा बनाती है। जो अभी हम डिस्कशन करेंगे आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी है। ठीक है, वहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आपने याद रखना है कि वितरित नदियाँ के एक त्रिकोणीय आकार की भूमि होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, त्रिकोणीय आकार की ऐसे ऐसे कुछ होती है, जो मिट्टी को बहा कर ले आती है ऊपर पहाड़ों से। ठीक है, वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे यानी कि शॉर्टेस्ट डे कब होता है हमारे पास? 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डे हमारे पास 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है। अब आपने इतना ही याद रखना है इससे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो व्हाट इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। इराक का फॉर्मर नेम क्या, यानी इराक का पुराना नाम क्या था? इराक का पुराना नाम हमारे पास मोसोपोटामिया था। और जो अभी हाल ही फिलहाल में टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मोसोपोटामिया इज़ द नेम ऑफ विच, तो उसमें इराक था। इराक का पुराना नाम मोसोपोटामिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो डाइक्स इज अ बेल्ट ऑफ, यानी कि राशि चक्र एक पट्टा है। राशि चक्र क्या है? 12 नक्षत्रों का, 12 नक्षत्रों का एक बेल्ट है। ठीक है, यानी कि 12 कंस्टेलेशंस, कंस्टेलेशंस का एक नक्षत्र है। ठीक है, 12 नक्षत्र हैं। ठीक है, एक जो डाइक्स यानी कि राशि चक्र है जो 12 नक्षत्रों का है। ठीक है, 12 नक्षत्र से मिलकर बना है
क्या बना है, राशि चक्कर। ये आपने ध्यान रखना है और इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा उतना ही डिस्कशन करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ हम डिस्कशन करेंगे समर सोलिस्टिस ओक्यूरिन, यानी कि समर सोलिस्टिस कब ओक्यूर होता है, यानी कि कर्क संक्रांति कब होती है। ये होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को, यानी कि सबसे बड़ा दिन जिस दिन मनाया जाता है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। आपने ध्यान रखना है। और इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा दिन या समर सोलिस्टेशन, विंटर सोलिस्टेशन कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। समर सोलिस्टेशन कब होता है, 21 जून को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। आपने ध्यान रखना है, अभी हमने पीछे भी डिस्कशन किया इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्ट्स ऑफ स्नो वेयर स्कोमीज लाइव आर कोल्ड, यानी कि बर्फ की झोपड़ी जहाँ एस्कोमी रहते हैं कहलाती है। क्या कहते हैं वो, इग्लू, लगुन या ओसिसिस या नन ऑफ दीज। तो इसे क्या कहते हैं, इग्लू कैफे कहा जाता है, इग्लू कैफे। अभी हाल फिलहाल में आपने ध्यान रखना है, करंट में भी क्वेश्चन को, और ये आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट कलर के उसमें पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया। ये खोला गया हमारे पास जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। याद रखना है आपने, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया, स्टार लगा लो इसको, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हंट ऑफ स्नो क्या कहा जाता है, इग्लू। इग्लू जिसमें क्या रहते हैं हमारे पास, एस्कीमो रहते हैं, ठीक है। इग्लू कहा जाता है उसे, बर्फ का एक छोटा सा घर के टाइप में बना दिया जाता है जिसके अंदर कैफे होता है, ठीक है। इग्लू कैफे कहाँ खोला गया, ये गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ठीक है। आप आपने ध्यान रखना है। अब लगुन झील यानी कि समुद्र, ये समुद्र है, ये वाला समुद्र है, इससे अलग होकर एक लैंड के बीच में जो झील बनती है उसे लगुन झील कहते हैं। और इसका एग्जांपल है चिल्का झील, जो हमारे पास खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, ठीक है। और ओसिसिस क्या होता है, ओसिसिस होता है एक उपजाऊ जमीन, जहाँ समुद्र के किनारे या जहाँ डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट के किनारे एक उपजाऊ जमीन का बनना, उसे कहते हैं ओसिसिस कहते हैं उसे, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इसको, ये पूछा जा सकता है आपसे। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस कंट्री का है, ये डेनमार्क का है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये इसका मेडागास्कर, अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो आपने तब, और ये पूछा भी गया है पहले क्वेश्चन, ये है मेडागास्कर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका के में पड़ता है, ठीक है, मेडागास्कर। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज इंस्टेबलाइज एट, यानी कि भारत का प्रथम मुख्य विश्वविद्यालय ओपन यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, ये हुआ था हैदराबाद, यानी कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। तब हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, यानी कि तेलंगाना कब बना था, 2014 में बना। सो उससे पहले हैदराबाद किस में हुआ करता था। और ये खोली कब गई थी, ये खोली गई थी 1982 में, 1982 में। आपने ध्यान रखना है 1982 में। और इसे करंटली किस नाम से जाना जाता है, इसे करंटली नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है। और अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करंट में भी चर्चा में रह चुके हैं, और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये स्टार लगाकर मार्क कर लीजिए आप इसको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेटेड द कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस वैली। इंडस वैली को कश्मीर वैली से कौन सी, सिंधु घाटी को कश्मीर घाटी से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो ये करती है हमारे पास ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज क्या करती है, कश्मीर वैली को सिंधु वैली से अलग करती है, ठीक है। और आपने इससे इतना ही क्वेश्चन याद रखना है, आगे हम अगर इसको जरूरत पड़ी तो हम इसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमें, इलायची पहाड़ी इस नाम से भी जानी जाती है, इलायची को कार्डमन हिल्स और आल्सो नाउन एज, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है पलानी हिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, पलानी हिल्स। और ये येलागिरी हिल्स, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे पास तमिलनाडु रीजन में, ठीक है। तमिलनाडु रीजन में पाई जाती है येलगारी हिल्स, तमिलनाडु रीजन में। और नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु रीजन थोड़ा हमारे पास आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, यानी कि थोड़ा ईस्टर्न साइड को पाई जाती हैं ये। और ठीक है, नीलगिरी। और नीलगिरी की आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी कौन सी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है हमारे पास डोडा बेटा, जिसकी लंबाई है 2635 मीटर, 2635 मीटर लंबी है, 2637 आपने ध्यान रखना है। और एक पहाड़ी दी गई है हमारे पास अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है हमारे पास क्या है, अमोदू, इसके अमोदू। और इसकी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 26
77 के मीटर के ऊंचाई है, 2677 के आसपास है। थोड़ा इसमें वेरिएशन भी हो सकता है ऊपर नीचे, आपने ध्यान रखनी है। और ये इससे थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है और इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, अभी मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन 2677 के करीब है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है दक्षिण भारत की, फर्स्ट लार्जेस्ट है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स द राइट बैंक्स इज, यानी कि गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गंगा के आपने दाहिनी ओर से आने वाली नदी कौन सी है? ये है हमारे पास यमुना आती है। और ये कहाँ पर मिलती है गंगा से? ये मिलती है गंगा के इलाहाबाद, जिसे आज हम इलाहाबाद में मिलती है, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, आज के टाइम में करंटली कहते हैं प्रयागराज, ठीक है। और इसमें एक और नदी मिलती है जो आज लुप्त हो गई है, सरस्वती नदी। तो 3 नदियों का संपर्क कहाँ होता है? प्रयागराज में, गंगा, सरस्वती और कौन सी होगी? यमुना, ठीक है। अब घाघरा कहाँ मिलती है? अब लेफ्ट साइड से आती हैं जो कौन कौन सी 3 नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। एक तो घाघरा है, घाघरा हमारे पास कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है खेलगंज बिहार में, ठीक है। आपने याद रखना है, नेपाल से निकलती है, खेलगंज बिहार में मिलती है, ठीक है। गंडक मिलती है सोनपुर में, ठीक है, सोनपुर में गंडक मिलती है, ठीक है। और ये भी नेपाल से आती है। और एक बची कोसी नदी भी लेफ्ट साइड से है, और ये कटिहार में मिलती है, बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिलती है, आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट अवर द, कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? पश्चिम विक्षोभ कहाँ पर निर्मित होता है? ये होता है भूमध्य मेडिटेरियन ओशियन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, मेडिटेरियन ओशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास भूमध्य सागर पर, ठीक है। अब इसे आपने इतना ही ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंडो गंगेटिक मैदान, यानी कि प्लेन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, यानी कि किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं हमारे पास एलुवियल सॉइल से, यानी कि जो हमारे पास उपजाऊ एरिया ज़मीन होती है, ये हमारे पास ये बनते हैं, हमारे पास किससे बनते हैं? यानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को, एलुवियल सॉइल को। और ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? जो कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कपास की फसल के लिए। और ठीक है, आपने ध्यान रखना है, एलुवियल सॉइल हमारे पास जो धान की खेती होती है और यहाँ गेहूं की खेती होती है, और खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है एलुवियल सॉइल। और लेटराइट सॉइल मान ली जाती है कॉफ़ी और चाय के लिए, आपने ध्यान रखना है। ये पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, उनमें काफ़ी बार ये पूछा गया है। और ब्लैक सॉइल है जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, हम ब्लैक सॉइल को आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? तो ये हमारे पास अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर आपने ध्यान रखना है, गुरु शिखर है जो इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, ठीक है। और ये कहाँ है? माउंट आबू में, माउंट आबू के, ठीक है, ठीक है, गुरु शिखर। और धूपगढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी है हमारे पास सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना है, धूपगढ़ी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। शिवालिक पर्वत ये कहाँ पे आती है? ये आती है हमारे पास निचले हिमालय, जैसे थोड़ा हो गया एरिया पंजाब का हो गया, ये यहाँ उत्तराखंड का निचला एरिया, हिमाचल का निचला एरिया, यहाँ पे शिवालिक रेंज आती है, ठीक है। विंध्याचल कहाँ आती है? दक्कन में आती है। और हिमालयन तो आपको पता है, हिमालयन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंडिया में कौन सी है? K2, ठीक है, K2 कैसे हैं जिसको, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इन द इंडिया नाउन फॉर इट्स प्रोवन प्रोडक्शन, यानी कि झींगा मछली देखी होगी आपने, झींगा झील उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है? तो ये हमारे पास चिल्का लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, चिल्का लेक। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और ये सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और वूलर लेक है जो हमारे पास भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है वूलर लेक, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आने वाले टाइम में भी हो सकता है। अब बची है सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है? ये भी खारे पानी की झील है, और ये हमारे पास राजस्थान में, ठीक है, सांबर लेक राजस्थान में है। और इसको जो हमारे पास रामसर साइड भी है, ये सांबर लेक, सांबर झील एक रामसर साइड झील भी है, आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टेड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारे पास भाखड़ा नागल, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के नंगल डैम जिसको भी कहा जाता है, नंगल डैम, भाखड़ा डैम, ठीक है। और ये
कौन करता है ये? सतलुज निगम लिमिटेड के द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है। और नेक्स्ट करते हैं हमारे पास हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कौन कौन सी नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है, बांकड़ा नागल डैम। और हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? ये है हमारे पास महानदी पर, ठीक है। और ये भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे बड़ा डैम, सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। नागार्जुन सागर डैम किस पर है? कृष्णा नदी पर। आपने ध्यान रखना है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। और कोसी नदी तो अभी अभी हम पीछे डिस्कशन कर रही थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इंडिया पोजीशन इन द जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जूट प्रोडक्शन में कौन सी पोजीशन है? तो फर्स्ट पोजीशन है इंडिया की जूट प्रोडक्शन में, आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड फॉर। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये हमारे पास रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये कब स्टार्ट की गई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन ये की गई थी हमारे पास 1965 में। और MS इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। याद रखना है आपने, MS स्वामीनाथन। अब आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? यानी कि मछली उद्योग से, यानी कि जिसे हम समुद्री क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, समुद्री क्रांति भी कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन को। और आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन हमारे पास किससे संबंधित है? वाइट रेवोल्यूशन हमारे पास मिल्क से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से, ठीक है। अब ध्यान, आपने नेक्स्ट चलते हैं, आपने येलो रेवोल्यूशन को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपने जरूर लिखना है आंसर, जिससे आपकी रिविजन होती रहे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कहते हैं कि हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड कहाँ है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? हमारे पास वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और एक वो है हमारे पास गुजरात ऑयल रिफाइनरी भी है, हमारे पास गुजरात ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे है? ये गुजरात में ही है, और ठीक है। और एक हमारे पास मदुरा ऑयल रिफाइनरी भी यूपी में है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? हम पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आपने ध्यान रखना। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? एक स्थिर है या अस्थिर है? कभी कभी घूमती है, कभी कभी नहीं घूमती। ये एक अस्थिर है, यानी कि हर कहीं घूमना स्थिर का मतलब कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी मिल्की वे कौन सी है? सबसे जो हम गैलेक्सी होती है, नंबर ऑफ स्टार, उसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे पास मिल्की वे कौन सी है? देवयानी। उसको कहते हैं हम, पास है जो पृथ्वी के सबसे पास है उसे क्या कहते हैं? देवयानी। यानी कि देवयानी जो हमारे पास पृथ्वी के सबसे पास है उसे कहते हैं मिल्की वे है देवयानी। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है रडार इज़ यूज्ड इन द मिलिट्री ऑपरेशन। क्या करने के लिए? यानी कि लोकेटेड एनिमी पोजीशन को दर्शाने के लिए रडार को यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। और इसका वैसे ही जो हमारे पास सबमरीन होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? सबमरीन में यूज़ किया जाता है, जो यानी कि पानी के अंदर चलती है, उसमें यूज़ किया जाता है सोनार सिस्टम, ठीक है, सोलर नेविगेशन, ठीक है, सिस्टम, सोनार सिस्टम। और रडार कहाँ यूज़ किया जाता है? यानी कि जो हमारे पास प्लेन वगैरह हमारी बाउंड्री में घुसते हैं, और एनिमी की लोकेशन को पता करने के लिए रडार यूज़ किया जाता है, जिसका कौन सी वेव छोड़ी जाती है? रेडियो वेव। दोनों में रेडियो वेव छोड़ी जाती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, किसी एनिमी की पोजीशन का। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज नाउन एज। यानी कि जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेरिस्कोप। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है? यानी कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए। और कैलिडोस्कोप का काम है हमारे पास, जो हमारे पास कैलिडोस्कोप का हमारे पास काम क्या है? फील्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है कैलिडोस्कोप, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, पेरिडोस्कोप हमने डिस्कशन किया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट आपने नीचे क्या आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे एविडायस्को के नाम से सर्च करना है कि क्या ये किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप अगर सर्च खुद से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन किया HPSSC के ज्योग्राफी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।